नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में हम कोशिश करते हैं कि अपने अतराफ़ व अकनाफ जो मामलात हो रहे हैं इस पर एनालाइज़ किया जाए, इसका तजिज़िया किया जाए। और इस तजिज़िया करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है दानिशवरान की, स्कॉलर्स की, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, सोशल साइंटिस्ट की, जो इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हुए इन चीज़ों के बारे में हमको वाकिफ़ करवाते हैं। जो आजकल के हालात है, चाहे वो किसी भी इशू को लेकर के हो, चाहे पॉलिटिकल इशू हो या सोशल इशूज़ को लेकर के हो, इन चीज़ों में एक कॉमन शख्स बड़ा ही परेशान है कि इन हालात से कैसे डील किया जाए। और इन चीज़ों को डील करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है दानिशवरान की, चाहे वो किसी भी मज़हब के दानिशवरान हो। इनकी जो रिसर्च होती है ये एक ऑथेंटिक रिसर्च होती है। इनके जो ओपिनियन होते हैं या पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, आज तक चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इन्हीं स्कॉलर्स या फिर दानिशवरान की बातों पर यकीन करते हुए उन पर अमल करते आ रहे हैं। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में भी हम कोशिश करते हैं कि करंट पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उनमें क्या ड्रॉबैक्स थे, किन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था या नहीं किया गया, या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। इन तमाम चीज़ों नुकात पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। और इस इन उन्वानात पर गुफ्तगू करने के लिए हम अक्सर इस प्रोग्राम में अवॉइड करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, क्योंकि उनका एक मखसूस नज़रिया होता है और उनके नज़रियात जो हैं, आज तक हम जो देखते हैं कि आज़ादी के बाद से कुछ लीडर्स को या लेजिस्लेचर्स को छोड़ करके उनके जो पॉलिसीज़ है या उनके पास जो भी आइडियाज़ है, इनको लेकर के आज तक ये नहीं देखा गया कि हिंदुस्तान में कोई एक मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री करार दिया जाए। तो दूसरी तरफ ना ही वो किसी किस्म के इक़दाम उठाते हैं जहाँ पर हिंदुस्तान की यूनिटी की बात की जाए। अब तक लेजिस्लेचर्स का हम मामला देखते आए हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उमूमन हम इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल लीडर्स को अवॉइड करते हुए स्कॉलर्स को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को या फिर रिलीजियस लीडर्स को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, ताकि उनके नज़रियात से आपको अतराफ़ व अकनाफ में हालात जो हो रहे हैं उनसे वाकिफ़ करवाएं। तो आइए नाज़रीन, जानते हैं आज का उन्वान बहुत ही अहम उन्वान है। ये उन्वान इस तरह का है, चाहे वो आप गुज़िश्ता 3-4 दहक पहले की बात ले लीजिए या फिर एक सदी पहले की बात ले लीजिए, ये उन्वान बहुत ही अहम रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आज का हमारा स्पेसिफिकली उन्वान होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एग्रीकल्चर पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमने 3 माहिरीन को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है प्रोफेसर सैयद इस्माइल साहब। आप फॉर्मर एसोसिएट डीन रह चुके हैं AP हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में। साहब के बाजू में है MA रहमान साहब। MA रहमान साहब जो हैं वो भी फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। आप भी AP हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के अलावा प्रोफेसर के हैसियत से भी आपने काम किया है। दोनों साहिबीन जो हैं वो PhD कर चुके हैं, दोनों भी डॉक्टर हैं, अपनी जो फील्ड है उसमें महारत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। आप दोनों माहिरीन के बाजू में है हमारे साथ एक और प्रिंसिपल साइंटिस्ट साहब। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद उस्मान साहब की, जो ICAR में बहैसियत प्रिंसिपल साइंटिस्ट आप अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में आज के तीनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चले। अस्सलाम वालेकुम साहब। आप तीनों हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें लोगों को वाकिफ़ नहीं हैं और जो चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इस पर फिर एक बार हम जो है रिवाइज़ करते हुए ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम आज गुफ्तगू करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर को लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद या उससे पहले भी किस किस्म के इक़दाम उठाए गए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा प्रिंसिपल साइंटिस्ट मोहम्मद उस्मान साहब, जो ICAR में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान और एग्रीकल्चर का रिलेशन, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से एग्रीकल्चर और हिंदुस्तान को आप देखते हैं। जी उस्मान साहब। एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम एतमाद साहब का मैं ममनून हूँ कि उन्होंने हमें मदऊ किया। एग्रीकल्चर और हिंदुस्तान, ये दोनों का एक ऐसा नाता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान एक ज़राई मुल्क रहा है, पहले भी था, आइंदा भी रहेगा।
देखने में अब लोग ये समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन ज़राअत का, एग्रीकल्चर का नेशनल जीडीपी में घटता जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो 70% पहले लोग ज़राअत पर मुनहसर थे, निसार था उनका, अब घटकर 55% तक आ गया है। लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा हमारी आबादी एग्रीकल्चर पर इन्हिसार करती है। जी, जैसा आपने फरमाया कि 2-3 दहाई पहले तक भी लोग 70% हिंदुस्तान की जो आबादी थी वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी, लेकिन आज इसका रेशो घट करके 55 पर आ गया। 55 पर आ गया है। जी, और इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी घटकर 15 तक आ गया है, जो कि पहले आज़ादी के वक्त 50% तक था, अब घट कर 15%। इसकी कई वजूहत हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की की है दूसरे शोबों में भी ज़राअत से हटकर, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं और दूसरे प्राइमरी सेक्टर्स, उनका कंट्रीब्यूशन अब फिलहाल ज़्यादा होने की वजह से एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन यानी कि नेशनल जीडीपी में घटकर 15%। जी दोस्तों, 1955 की अगर हम आज़ादी के इमीडिएटली बात करें तो जैसा उस्मान साहब ने फरमाया कि 55% जो है जीडीपी का वहाँ पर रेशो था, वो घट करके 15% हो गया है। इसके वजूहात क्या है, हम आए दिन अखबारात में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन माहिरीन से आज जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वजूहात वगैरह क्या है। लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर रहमान साहब से भी जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर को लेकर के किस किस्म के इक़दाम उठाए गए, साहब इस पर रोशनी डालिए। हिंदुस्तान जिस वक्त आज़ाद हुआ ये मुख्तलिफ टुकड़ों में बटा हुआ था। उसके नतीजे में छोटे छोटे टुकड़ों में जो हुक्मरानी थी वो तवज्जो नहीं करती थी कि भाई इनके जो बुनियादी ज़रूरियात हैं किसी ज़राअत के काम के, वो तवज्जो दे सकें। तो बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, एक मुल्क बन गया, तो पहला सवाल ये हुआ कि एग्रीकल्चर की जो बुनियाद है पानी की, उसके लिए इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएँ। उसके लिए बड़े बड़े जो है डैम का प्लान किया गया। 1947 से लेके तकरीबन 60 तक, बल्कि 62 तक हमारा नागार्जुना सागर भी जो बना, उससे पहले श्रीशैलम डैम बना या और शुमाली हिंद के मुख्तलिफ डैम्स बनते गए। इनका मकसद ये था कि ज़राअत की लाइन से पानी मुहैया किया जाए। फिर उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो निकाले गए, नाले निकाले गए और चैनल्स निकाले गए, जिससे पानी बहुत फैलाव होता गया। तो ये पहला, तो सबसे पहला काम जो किया गया वो डैम्स बनाने का हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो बड़े बड़े जो ज़मीन के ज़मींदारे थे, जो खुद नहीं कर सक रहे थे, लेकिन जो किसान की मेहनत को वो खा रहे थे, उसके लिए क्या करना पड़ा कि भाई इनकी जो तकसीम थी वो नामुनासिब गैर एतदाल की थी, उसको एतदाल पे लाने की कोशिश की गई। चुनांचे ज़मीनात की तकसीम एतदाल में लाई गई और उनको जो है सही मानों में तकसीम किया गया। तीसरा ये हुआ कि किसानों को उनकी तरबियत के लिए फार्मर्स के मुख्तलिफ ट्रेनिंग FTC सेंटर्स बनाए गए, उनके लिए पढ़ाने वाले या समझाने वालों को तैयार किया गया और हर शहर में इसको और दूसरी अहम बात यह रह गई कि जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की आज़ादी का बड़ा हिस्सा देहातों को नहीं पहुंचा। शहरों में बड़े बड़े नारे लगते रहे, शहरों में बड़े बड़े काम होते रहे, लेकिन इन देहातियों को समझाना एक बहुत अहम काम था। उसी के लिए फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए और फार्मर्स के लिए बहुत कुछ मुहैया किया गया। छोटे छोटे देहातों में उनको सहूलतें फराहम करने की कोशिश की गई। लाइट बिल्कुल नहीं थी कई 100 देहातों तक, लेकिन वो भी उसका एक इंतज़ाम इसी पानी के शोबे के ज़रिए से, इसी डैमों के ज़रिए से किया गया। पानी का इंतज़ाम के साथ साथ लाइट का इंतज़ाम किया गया। इस तरह ये तरक्की आहिस्ता बढ़ती रही। 65 के बाद हम लोग एक ग्रीन रेवोल्यूशन के पीरियड में दाखिल हुए। उस पीरियड का बहुत बड़ा सहरा डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने हिंदुस्तान में अंजाम दिया और उसकी मदद के लिए नोबल लॉरेट जो थे वो बोरला, वो उनके उस्ताद रहे। उन्होंने बड़ी तरबियत की उनकी। फिर वो हिंदुस्तान में जो सेमी ड्वार्फ लाइन्स के जो गेहूं की चीज़ें थी उनको उन्होंने तरक्की दी और आज अल्लाह के फजल से हम लोग अपने खुद मुक्तफ़ी हो गए। वरना ये 65 से पहले चावल बाहर से आ रहा था, गेहूं बाहर से आ रहा था और बड़े महंगाई से मिल रहा था। अब हमको अपने प्रोडक्शन की वजह से हम खुद मुक्तफ़ी हो चुके हैं। न सिर्फ गेहूं और चावल के लिहाज से, तरकारियों में, फसलों में, हर जगह आप हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट्स खुल गए, डेवलपमेंट बोर्ड्स बन गए। गेहूं के हल्दी का डेवलपमेंट बोर्ड बना और जो है नारियल का डेवलपमेंट बोर्ड बना और जो है मुख्तलिफ इस तरह के हर उन्वान पे शायद ही कोई ऐसा उन्वान होगा हिंदुस्तान में जिसके ऊपर कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट ना बना हो और जिस पर कोई बोर्ड ना बनाया गया। उसकी जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे पूरा मुहैया कर दिया गया। अब चुनांचे हमारे साथ में जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं वो ड्राईलैंड प्रोजेक्ट के आदमी हैं कि जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता वहाँ कैसा काश की जाए, इंशाल्लाह वो आपको बाद में समझाएंगे। इस तरह तो बहरहाल साहब ये सब डैम्स वगैरह ये चीज़ें बनाई गई
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी कायम की गई होगी शायद। 65 में कायम हुआ। जी जी, इन्हीं चीज़ों को जो है डेवलप करने के लिए। इसके बाद दोस्तों 65 तक तो हम आ गए हैं, लेकिन उससे कुछ अरसा पहले जय जवान जय किसान का नारा लगा था। मैं इस्माइल साहब को दरख्वास्त करूंगा इस पर आप रोशनी डालें कि जय जवान जय किसान का जो नारा लगा उसकी वजूहात तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मुख्तसर साहब वो भी बताते चले। इसके अलावा इस नारे का क्या कुछ माकूल फ़ायदा हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर पर हुआ या नहीं, मैं साहब से जानना चाहूँगा। जी जी, ये जय जवान जय किसान का जो नारा हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म, दूसरे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के जी जनाब लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, उस वक्त जो है पहले से चूँकि किसानों के लिए कई किस्म की सहूलतें पैदा किए गए थे जी, और हमें जो है इस तारीफ से काफ़ी जो है किसानों की मदद की जा रही थी, उनके लिए कई किस्म के प्रोजेक्ट्स बन गए थे। और उस ज़माने में 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वार भी चल रही थी जी। तो उस वक्त जो है लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों को काफ़ी अहमियत दी, एक तो जवानों को यानी मिलिट्री मैन और किसानों को जी। तो इसलिए नारा लगाया गया कि जय जवान जय किसान, यानी दोनों को भी जो है उनकी हिम्मत अफजाई की गई, बॉर्डर पे मिलिट्री की और देश के अंदर जो है किसानों की। तो ये दोनों के डेवलपमेंट है ताकि पैदावार में इजाफा हो, किसान जो है खुश रहे और उनके डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें हो सकते थे गवर्नमेंट ने मुहैया किए। तो इस तरीके से जय जवान जय किसान के नारे से पैदावार में इजाफा हुआ। जी रहमान साहब, आप ये जय जवान जय किसान को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि किस किस्म से? बहुत अहम नारा था, हिम्मत दिलाना था जवानों को भी और किसानों को भी कि दोनों भी मेहनत करें। किसान ग़िज़ा तैयार करने वाले, पैदा करने वाले, उनकी भी मेहनत करने वाले, और इस ग़िज़ा के और इसके साथ साथ जो अखराजात हैं उसको इस्तेमाल करने में सरहद की हिफाजत करना, मुल्क की हिफाजत करना एक बहुत अहम कड़ा शोबा था। तो ये दोनों काम के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब बाद के पीरियड में एक और नारा लगाए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, कि इल्म की भी आगे जो है उसकी हिम्मत अफजाई करें, मुख्तलिफ इदारे क़ायम किए जाएँ, टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, आर्ट के भी, साइंस के भी। चुनांचे उसकी भी काफ़ी जो है हिंदुस्तान में आगे बढ़ गई है तादाद, और अब अल्लाह की फजल से बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान में शायद हम एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बता सकेंगे जो दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के रुतबे के लिहाज से बराबरी या उसकी गिनती में आ सके। तो ये बात हमारे लिए एक मानों में बहुत सोचने की बात है कि हम अपने तालीमी इदारों में सिंसियरिटी और हर किस्म की तालीम की जो कोशिश होना चाहिए, जो पढ़ाने वालों में लगन होना चाहिए, पढ़ने वालों में जो शौक़ होना चाहिए, वो पैदा करने की ज़रूरत है। जी दोस्तों, अभी आप इस्माइल साहब, प्रोफेसर इस्माइल साहब और प्रोफेसर रहमान साहब से मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि जय जवान जय किसान का जो नारा लगा उससे क्या फ़ायदा हुआ लोगों को या ख़ासकर एग्रीकल्चर फील्ड को, इस पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। मेरा अगला सवाल उस्मान साहब से होगा, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट भी हैं ICAR के। आपने बताया था जब आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो 1955 या 1950 का दहर ले लीजिए, उस वक्त जो GDP रेट था वो 55% था एग्रीकल्चर को लेकर के, लेकिन आज 15% तक आ गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी साहब। इसमें कोई दो राय नहीं कि GDP घटा है, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को देखें तो रेनबो रिवॉल्यूशन जो हम कह रहे हैं कि आजकल हर शोबे में देखिए आप, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन से ताल्लुक़ रखता है, और फिर उसके बाद आई है वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क यानी कि दूध की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जब जो इस्तेमाल करते थे आज जो इस्तेमाल कर रहे हैं कई गुना ज़्यादा हुआ, हालांकि आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। जी जी। जब 50 करोड़ आबादी थी, अब 120 करोड़ आबादी है, फिर भी किसी चीज़ की आप कमी महसूस नहीं करेंगे, दूध की फरावानी है। अब उसके बाद देखिए और एक रिवॉल्यूशन देखिए, अब आप पिंक रिवॉल्यूशन जो गोश्त का रिवॉल्यूशन, पोल्ट्री में देखिए इंडिया सबसे नंबर 1 पर है, अंडों की पैदावार में है, दूध की पैदावार में है। उसके बाद अगर आप एक्वा कल्चर, अगर आप ब्लू रिवॉल्यूशन, वो रिवॉल्यूशन भी आ चुका है। अगर आप देखें अगर तेल की पैदावार, तिलहन की पैदावार, ऑयलसीड रिवॉल्यूशन, तो अब ये कह रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान ने एक ऐसी बड़ी जहद लगाई है एग्रीकल्चर के मामले में। एक ज़माना यह था कि सबने ये कह दिया था कि भाई चंद सालों के बाद ये तो रूड आउट स्टेट है, ये तो बहुत ही भीख मंगे पर आ जाएगा, ये कशकोल लेकर हाथ में लेकर निकल से पड़ेंगे लोग। लेकिन इसके बरक्स अब हम ये है कि कशकोल अब देने के लेने के मामले में नहीं है, अब तो देने के मामले में आगे बढ़ो। और एक किस्म का रेनबो रिवॉल्यूशन जो मैं सामने आता जो वर्ड यूज करता है, रेनबो रिवॉल्यूशन हर शोबे में, यानी कि सिर्फ
एग्रीकल्चर नहीं, हार्टिकल्चर में देखिए आप हमारी पैदावार 207 मिलियन टन तक है, और अगर फूड ग्रेन्स की पैदावार देखें जो 50 मिलियन थी आज 270 मिलियन टन है। हालांकि हमारे इस बीच में कई बार यानी कि ड्राउट भी आया, फ्लड्स भी आए मुख्तलिफ मुकामात पर, मगर पैदावार में कोई ऑल इंडिया लेवल पर कोई कमी नहीं हुई। एक ग्राफ है कि बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हालांकि आबादी भी साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट 4% से ना घटे एग्रीकल्चर का, ताकि हम इस लिहाज से हर गरीब से गरीब आदमी को फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया है कि कोई किसी को कोई ऐसा भूखा ना सोए। एक जमाना था कि भूख से लोग सो जाते थे या इंतकाल भी कर जाते थे, मर भी जाते। हमारे हिंदुस्तान का ऐसा भी गुजरा कि जहाँ खैत पड़ गई थी, उसकी क्या वजूहत थी, फिर उसके बाद क्या किया गया? खैत का बड़ा हिस्सा उन पर था जहाँ सही प्लानिंग से वो लोग हटे हुए थे। मसलन ये कि जो बात हमारे डॉक्टर उस्मान साहब ने कही कि मुख्तलिफ शोबों से इनकम के ज़राए अगर हों तो कहत नहीं आता। अगर एक ही शोबे पे इंतकाल करने पूरी तवज्जो कर दी जाए कि साहब मैं सिर्फ गेहूँ उगाऊंगा या सिर्फ चावल उगाऊंगा, उसमें वो फेलियर होता है तो आदमी फिर वो उसकी जो गुर्बत है वो फिर वो उसकी भूख के जो है लाले पड़ने के नौबत पे जाते हैं। तो ये किस्सा इस तरह होने लगा। चुनांचे आज एक बात का ताजुब होता है कि हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सुसाइड के शायद ही कोई जो है वाक़या सुनते हैं जी। और उसकी वजह यह है कि राजस्थान 100% कोई एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है, बल्कि वहाँ का किसान जो है भेड़ पालता है, वहाँ का किसान दूध के ऊपर अपना गुजारा करता है, वहाँ का किसान रेड ग्राम उगाता है, वहाँ का किसान चावल भी उगाता है, वहाँ का किसान मुख्तलिफ तरकारियाँ उगाता है, कुकुम्बर, तरबूज वगैरह। तो इस तरह से उनके और भी मुख्तलिफ शोबे हैं जिसको शायद मैं बराबर बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर हम तरफ से अगर अपनी इनकम को और अपनी मेहनत को तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी भूख की तरफ तवज्जो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहमान साहब, ये जैसा आपने फरमाया कि जो कमियां रह गई थी वो यही थी कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम ध्यान दे रहे थे, सिर्फ चावल ही उगा रहे थे या फिर, तो इन वजह से ये चीज़ों का प्रॉब्लम हुआ। मैं इस्माइल साहब से अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात बहुत बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, इसके क्या मकासद थे और इससे क्या एग्रीकल्चर पर फ़ायदा हुआ? इस्माइल साहब से मुलाज़ा फरमाइए। जी, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है 60s में इंडिया के अंदर जो है अर्ली 60s में शुरू हुआ। वैसे दुनिया भर में 1940 से 60 तक इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ। इसके जो स्ट्रैटेजीज बनाए गए, टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हुई और इसके अंदर जो है ज़्यादा अहमियत वो इम्पॉर्टेंट हाई यील्डिंग वैराइटीज़ जी ये इंट्रोड्यूस किए गए। क्योंकि पहले जो वैराइटीज़ थे उसके अंदर यील्ड बहुत कम होती थी, उनके अंदर कुदरती जो सलाहियत थी, जेनेटिक पावर वो कम था। तो इसके जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम वगैरह ये शुरू करने के बाद अच्छे किस्म की क्वालिटी के बीज जो है सप्लाई किए गए जिनसे यील्ड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो ये नंबर 1 जो है हाई यील्डिंग वैराइटीज़। उसके बाद सेकंड जो है फर्टिलाइज़र का यूज़। पहले फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता था, कुछ थोड़ी बहुत जो है खाद, कुदरती खाद डाल देते थे जिसके अंदर न्यूट्रिशन कम होता है, लेकिन अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी गई जिसकी वजह से यील्ड में खाद का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाए गए और जैसा कि डॉक्टर उस्मान साहब ने कहा कि जो है कई डैम्स वगैरह बने, कैनाल सिस्टम पूरा कायम हुआ और जो है इसके अलावा जो है दूसरे और भी मॉडर्न तरीके इस्तेमाल हुए, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन वगैरह ये वो। तो इस तरीके से जो है पानी की सैराबी काफ़ी हुई। तो पानी की सैराबी, अच्छे क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, केमिकल्स, ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे से जो कीड़े वगैरह लगते थे जी इनको कम किया गया। तो इस तरीके से काफ़ी जो है यील्ड बढ़ गई, एकदम जो है सडन जंप हुआ जी, फ्लिप हो गया। तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है इसकी वजह से जो आज पहले जो है लोग भूखे मरते थे और ग़िज़ा के लिए जो है परेशान रहते थे, आज हम ये पोजीशन में आ गए हैं कि हमारे पास वाफिर मकदार में हम अनाज पैदा कर रहे हैं और हमारे पास एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और कई साल का अनाज हमारे पास हवा है। जी जी, पहले ये होता था कि इस साल का अनाज जो है ख़त्म हो जाता था तो आइंदा हुई तो खाना पड़ता था या बाहर की ममालिक से मंगाना पड़ता था, लेकिन आज हमारे पास तकरीबन आने वाले 10 साल के लिए भी ग़िज़ा महफूज है। जी माशाअल्लाह। उस्मान साहब, ग्रीन रेवोल्यूशन पर आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक बात देखने में आई कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड सिक्योरिटी का मसला तो हल हो गया, लेकिन जो दूसरी मसाइल पैदा हुए अब वो जो देखने में आ रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक प्रोग्राम शुरू किया। मिसाल के तौर पे किस किस्म के मसाइल? जैसे कि सैलिनिटी डेवलप हो रही है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, एक ही क्रॉप का उगाना
दूसरी किस्म की मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसके लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया पंजाब और हरियाणा इन इलाकों में, वेस्टर्न यूपी में, एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, एक किस्म की क्रॉप ना उगाई जाए जो कि साहिल के लिए भी अच्छी नहीं है और किसान के लिए भी बेहतर नहीं है। तो अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा हो रही है, ताकि क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हमारी जो कमियां हैं जो दालों की, दालों की फसलें अभी भी हम आपसे वही जानना चाह रहा था कि दालों की कमी क्यों? एक जमाना था कि दाल रोटी खाते हैं और हमें तो उस तरीके का जो दाल रोटी, आज तो दाल 150 रुपए तक चले गई है। दाल क्या वजह, क्यों गवर्नमेंट ने जिस तरीके के ब्रीडिंग एक्टिविटीज और जो वैरायटीज जो फ्लिप जो राइस में हुआ या गेहूं में हुआ या और दूसरी क्रॉप्स हैं, उस किस्म की ब्रेक थ्रू पल्सेस में नहीं हुई, दालों की फसलों में नहीं हुआ। हालांकि कोशिशें जारी हैं बहुत, उसमें भी तरक्की हुई, लेकिन जिस तरीके की होनी चाहिए थी वो कम हुई। और उसमें आमदनी भी थोड़ी, मेहनत ज्यादा है, आमदनी भी थोड़ी कम है। जी इस्माइल साहब, दालों को लेकर के कुछ आप बताना चाहेंगे, क्यों इस किस्म से जो है दालों को नजरअंदाज कर दिया गया? नजरअंदाज नहीं किया गया, रिसर्च काफी हुआ है इसके ऊपर, लेकिन खातिर खा फायदा नहीं हुआ है। इसके अंदर खुसूसन जो है रेड ग्राम तुअर जो होती है उस पर और मूंग, ये दोनों पर भी जो है काफी काम हो रहा है, लेकिन उसका जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और इसके अलावा वजह यह है कि फार्मर्स लेबर ओरिएंटेड क्रॉप्स हैं ये, इसके अंदर काफ़ी मेहनत लगती है फसल की जो कटवाई में और उसकी जो तैयारी में, जो दाल बनाना का प्रोसेस है और ये तमाम चीज़ें हैं, इसके अंदर मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। लार्ज स्केल पे जो है मैकेनाइज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये वजह है। दालों को लेकर जो है पैडी में, वीट में मैकेनाइजेशन काफ़ी आ गया। अब देखिए नर्सरी लेकर जो है ट्रांसप्लांटिंग करना है फील्ड में जी, 100 एकड़ जो है एक दिन में एक मशीन कर देता है। हार्वेस्टिंग भी है, हार्वेस्टर्स आ गए हैं, लेकिन ये पल्सेस के मामले में ऐसी कोई तरक्की नहीं हुई। जी रहमान साहब, पल्सेस के बारे में आप क्या? पल्सेस के मामले में हिंदुस्तान ऐसा रहा कि पहले जो ग़िज़ा तैयार किया जाता था वो खुद ही खा लेते थे, अब दुनिया में एक्सपोर्ट बढ़ा दी, पहला काम, क्योंकि सारी दुनिया में हिंदुस्तान की कौम फैली हुई है, तो वो उनकी अवलीन चीज़ जो है वो दालों के खाने की तरफ तवज्जो की गई। दूसरी वजह ये बनी कि अक्सर दाल की जो वो काश्तकारी होती है उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन है, यानी वो कम से कम जैसा रेड ग्राम लीजिए तो 5.5-6 महीने से कम नहीं होती, बल्कि और 7.5 महीने तक भी जाती है। ऐसे और भी क्रॉप्स हैं। तो तीसरा मसला ये है कि उसमें बीमारियां और उसमें कीड़ों की बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि बोरर्स बहुत हैं। अब वो बोरर से अगर उसको नहीं बचाया गया और उसके दाने अगर खा लें कोई कीड़े तो नुकसान हो गया किसान का, तो एक बड़ा मसला है। और चूँकि ड्यूरेशन बड़ा है तो नतीजे में उतने लंबे ड्यूरेशन तक उसको अगर हिफाजत करना है तो बहुत ज़्यादा दवा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा दवा इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा खर्चा आएगा। तो नतीजा ये हो रहा कि उसकी जो मार्केट में पहुँचने पर जो मिलना चाहिए दाम वो नहीं मिल पा रहे, और दाम को चूँकि सप्लाई कम है और चाहत ज़्यादा है तो दाम का रेट भी बढ़ते जा रहा। आमतौर पे मार्केट में इकोनॉमी का एक फार्मूला ये है कि सप्लाई अगर बढ़ जाए तो दाम खुद ही गिरता है, लेकिन यहाँ सप्लाई बढ़ाने के लिए जो पीछे से जो सुराग यानी जो मसाइल खड़े रहे वो उनको हल नहीं कर पा रहे। जी उस्मान साहब, मैं जानना चाहूँगा गवर्नमेंट इसको लेकर के क्या स्कीम्स वगैरह, क्या पॉलिसीज वगैरह कर रही है पल्सेस को लेकर के? पल्सेस के अंदर बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है। इसमें कानपुर में कई इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, उन्होंने भी और इक्रिसैट ने भी बहुत अच्छी फसलें दी हैं, मगर यह है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब जैसे हमारे जो अरहर की दाल है, जो तुअर की दाल, खासकर इंडियंस ही खाते हैं, ज़्यादातर हमारे वेजिटेरियन साहब इसी को प्रीफर करते हैं, 90% यही खाते हैं और यहीं पर कल्टीवेशन होती है। और कभी कभी जैसे पाट बोरक की बात कही गई कि अगर कर ये पाट बोरक को कंट्रोल करना और इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, इसके अंदर भी अभी नई मुख्तलिफ अक़साम आ चुकी हैं, हाइब्रिड पिजन पी भी आ चुकी है, लेकिन अभी किसानों तक पहुँचना अभी बाकी है। जैसे अब और दूसरे मौके किसानों को बहुत मिल चुके हैं, जैसे हार्टिकल्चर आ गया है जी, हार्टिकल्चर की तरफ तवज्जो बढ़ गई है, दालों की तरफ तवज्जो किसानों की भी घट गई। और पैसे की, असल तो बात पैसे की है, अगर पैसा अगर सही मिले किसान को तो, और उसको स्टोर करना भी आसान नहीं है जी। स्टोरेज का मसले अभी हल नहीं हुए दालों के, एक सीजन से दूसरे सीजन तक तो करें, चूंकि आप एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हैं यहाँ पर हमारे साथ, तो क्या गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो होंगी इसको लेकर के संजीदा? इसके लिए एक प्रोग्राम ऑलरेडी आइसोपाम का एक प्रोग्राम है जिसमें के ऑयल सीड्स, पल्सेस और ऑयल पाम और ये और मेज, इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो एक आध दहे के अंदर हम उम्मीद करें कि नहीं, उम्मीद तो है कि भाई जितना डिमांड है उतनी सप्लाई हो जाए। ठीक है।
दोस्तों उम्मीद ज़रूर रहेगी, जैसा हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट साहब ने ICAR के जो हैं उस्मान साहब ने फरमाया कि गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है पल्सेस को लेकर के। हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एग्रीकल्चर को लेकर के। लेकिन अब वक्त हो चला है नाजरीन एक छोटे से ब्रेक का। तो ख़वातीन वज़रात की दरख्वास्त, आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अक़लियती उमूर का जिसे वजीर बनाया वो कहते हैं कि मुसलमान अक़लियत में नहीं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान अक़लियत। तो फिर अक़लियती उमूर के वजीर इस तरह का बयान क्यों देते हैं? उनका कहने का मकसद अलग। आपकी पार्टी में भी कई लालची थे, इसका मतलब? लालची दुनिया में कहाँ नहीं होते हैं भाई। प्रोपेगेंडा मिशनरी था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और उसने दिल को ताड़ बनाया। ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन हो चुका है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके खिलाफ गुस्सा नफरत चारों तरफ फैला हुआ है। उर्दू को आज भी बहुत ही प्यार से देखा जाता है, उर्दू से लोग मोहब्बत करते हैं, उर्दू के लोग आज भी एहतराम करते हैं। कौन गैर मुस्लिम ऐसा है जो इसका उसे छोड़ के, कौन सा मिनिस्टर ऐसा है जो उन इदारों को छोड़ के अपने पाठशालाओं में भेजता हो लोगों? जब भी मेरा मुकाबला हुआ है मैंने इस बात की कोशिश की है कि ऐसे अनासिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ना आ पाएँ जो इसको सियासी अड्डा बनाने की कोशिश करें। तो उनका जो अभी एजेंडा है वो स्कूलों के निज़ाम में उर्दू तालीम की शमूलियत का है। सियासी कायद, मजहबी पेशवा या हो अदीबो दानिश्वर, सभी का होगा सवालात से मुहासरा। खास मुलाकात देखिए हमारे साथ खास मुलाकात हर इतवार रात 9:30 बजे और जुमा दोपहर 2 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम नज़रियात में खैर मक़दम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एग्रीकल्चर, इसको लेकर के आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 माहिरीन मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है सैयद इस्माइल साहब जो फॉर्मर एसोसिएट डीन रह चुके हैं AP हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में। आपके बाजू में है MA रहमान साहब, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट रह चुके हैं और आज भी इस किस्म के आप इक़दाम उठाते हैं। आपने भी AP आंध्र प्रदेश हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं। आप दोनों के बाजू में है डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट है ICAR को, जो सेंट्रल रिसर्च सेंटर है ड्राई लैंड्स को किस तरीके से उस पर काम किया जाए, इससे जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को लेकर के आपकी गहरी नज़र है इन चीज़ों को लेकर के, और इन चीज़ों के मामले में आपने बैरूनी दौरे भी किए हैं, US वगैरह भी आप गए हैं, कनाडा वगैरह भी, और हिंदुस्तान तमाम फिर चुके हैं कि क्या क्या हालात एग्रीकल्चर को लेकर के है। तो बड़ी काबिल शख्सियात आज हमारे साथ मौजूद हैं जो एग्रीकल्चर को लेकर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल MA रहमान साहब से होगा कि इंदिरा गांधी के पीरियड में भी कहते हैं लोग कि एग्रीकल्चर को लेकर के खातिर खा इक़दाम उठाए गए, इस किस्म के इक़दाम थे, क्या कुछ फ़वाइद ज़ीरात को लेकर के हुए, साहब से जानना चाहेंगे। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहबा ने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला, उन्होंने एक इदारा कायम किया साइंटिफिक डेवलपमेंट का, जिसमें MS स्वामीनाथन को भी उन्होंने अपना जो है एडवाइज़र मुकर्रर कर लिया और इस तरह से एक बड़ी अच्छी इक़दाम किया और उनकी नज़रियात को लेते रहे। लेकिन और एक नारा उन्होंने लगाया 1971 में, गरीबी हटाओ, और इस नारे पर इतना ज़ोर था कि हर चीज़ में वो ये ख्याल करते रहे कि किस तरह से गुर्बत दूर की जाए। और जब ये अंदाज़ा हुआ कि गुर्बत के दूर करने में जो कोताहियाँ हो रही हैं, उसमें एक वजह यह है कि गरीबों की तादाद बहुत बड़ी है, तो लिहाजा फैमिली प्लानिंग की तरफ भी उन्होंने बड़ी तवज्जो की, जो कि शायद किसी वजह से वो उतना कामयाब नहीं हो पाई। बहरहाल इंदिरा गांधी के पीरियड में जो काम हुए 1970 से लेके 75-78 तक के पीरियड में, ये बड़े अच्छे काम रहे कि इसमें ज़राअत में बड़ा काम रहा। ख़ास तौर पे ड्राई लैंड एरिया के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बड़ा इक़दाम किया कि बड़े बड़े नहरें लगाकर पानी को पहुंचाने का निज़ाम चलाया, और जो ड्राई लैंड के क्रॉप को आगे बढ़ाने के लिए जो इक़दाम करना चाहिए था वो किया। और ख़ुद MS स्वामीनाथन ने यह कहा कि हर जगह जो है बोरवेल की परमिशन न दी जाए
और बल्कि बोरवेल को रिचार्ज करने के लिए बोरवेल पिट्स कायम किए जाएं। वो बड़ा शिद्दत के साथ उन्होंने इसका तकाजा किया, लेकिन वो तकाजा शायद हुक्मरान उस ज़माने में पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज भी हम ये महसूस करते हैं कि वो बातें जो एम एस स्वामीनाथन ने की हैं वो आज होना चाहिए कि हमारे हर जगह जहाँ बोरवेल के लगाए जा रहे हैं बोरवेल के पिट्स लगाकर उसको रिचार्ज किया जाए। उसी के ज़रिए से पानी ले सकते हैं, आसानी का रास्ता है पानी लेने का। और पानी बुनियाद है सारी ज़राअत की। फिर उसके बाद नॉलेज, पानी के साथ साथ नॉलेज हो कि लोगों के अंदर जो है तालीम को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि उस ज़माने में तकरीबन 24 से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को कायम करने का मौका मिला, तो अब और बढ़ने की ज़रूरत है, कॉलेजों को बढ़ाने की ज़रूरत है और स्कूलों के लेवल पे इस तालीम को आम करने की ज़रूरत है। स्कूल में सिर्फ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री चलाते हैं। मेरी राय ये होती है कि इसमें ज़राअत की और ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें ज़्यादा बताई जाए। बच्चों को प्रैक्टिकली बता दिया जाए कि वो किचन गार्डनिंग क्या चीज़ है और अपने घरों के अंदर वो किस तरह से काम कर सकते हैं। इस तरह ये इंदिरा गांधी के पीरियड में बेहतरीन आपने चीज़ बताई है। मैं उस्मान साहब से जानना चाहूँगा कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो है एक नहर लगा दी जाए तो इससे बहुत सारा हिंदुस्तान को, ज़राअत को फ़ायदा होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? इससे पहले मैं सारी और बातें बता दूं। इंदिरा गांधी के पीरियड में जी जो ग्रीन रिवोल्यूशन के दौर में जो चीज़ें छूट गई थी, खास करके खुश्क अराज़ियात, जैसे इंडिया में 140 मिलियन हेक्टेयर्स में 60% यानी कि 60% एरिया जो है खुश्क अराज़ियात पर, ये पिछड़ गया था। इसकी तरफ तवज्जो दी गई। डिजर्ट यानी कि ड्राउट प्रून एरिया प्रोग्राम DPAP के नाम से शुरू किया गया। फिर उसके बाद जो राजस्थान के जो सहरा के इलाके हैं, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसके भी काफ़ी फ़वाद किसानों तक पहुँचाए गए। और उसके अलावा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर रिसर्च शुरू की गई, इन्हीं के दौर में शुरुआत हुई। तो इसकी वजह से ड्राईलैंड एरियाज भी तरक्की किए। आपका जो सवाल है कि भाई जो गंगा और कावेरी को मिलाने का, जी नॉर्थ और साउथ को, जो चीज़ यहाँ ये यानी मुमकिनात में से है, जो कोई चीज़ आजकल के दौर में इम्पॉसिबल नहीं रही, पॉसिबल है। लेकिन इतना हमारे पास सरमाया हो जो कि 2-3 यानी कि बजट्स हमारे सालाना 2-3 बजट अगर पूरे के पूरे इस पर लगाए जाए तब कहीं जाके हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता है। इतनी अगर हम लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें इतना रेनफॉल इतनी दी रखी है कि अगर हम अपनी जो बरसात हो रही है उसी को हम सही इस्तेमाल कर लें, जहाँ पर पानी गिरता है वहीं पर रोक लें, जहाँ से फिर उसको बहने से रोकें। और यानी कि जो वाटरशेड प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ये अगर हम सही इस्तेमाल पानी का सही इस्तेमाल सीख लें तो हमें कोई इतनी बड़ी रकमें लगाने की ज़रूरत नहीं। ये रकम अगर किसानों के साथ मिलकर हम वाटरशेड प्रोग्राम अगर सही तरीके से निभा लें, ज़मीन पर इसका सही ट्रीटमेंट कर लें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का, तो पानी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़्यादती भी नुकसानदेह, कमी भी नुकसानदेह। जी दोस्तों, जैसा हमारे माहिरीन फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ही अच्छे बनाए गए। बेशक डैम्स की बात की गई, इंदिरा गांधी के पीरियड में भी डेवलपमेंट की बात की गई। बावजूद उसके मैं इस्माइल साहब से जानना चाहूँगा कि आए दिन हम देखते हैं कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। फिर ये क्या वजूहात है? उस्मान साहब से भी मैं उस वजूहात पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस्माइल साहब से जानना चाहूँगा कि फार्मर्स सुसाइड ये एक पॉलिटिकल इशू भी बना दिया गया था, इस पर भी लोगों ने वोट हासिल किए। फार्मर सुसाइड्स फिर क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात है? मैं सबसे पहले, कितने फार्मर्स आपकी नज़र में सुसाइड कर चुके हैं गुज़िश्ता 1 दहाई के अंदर? ये जो है आलमी मसला है, इंटरनेशनल। आप ताज्जुब होगा सुन के कि जो है अमेरिका में जितने सुसाइड होते हैं उसके जो आम लोग करते हैं दुगने जो है काश्त कर रहे हैं। जी अमेरिका में भी जो है अगर जो है 3 लोग मर रहे हैं तो 2 जो है किसान हैं और 1 जो है, तो अमेरिका में भी किसान जो है खुदकुशी कर रहे हैं। जी अमेरिका में दुगने हैं सुसाइड जितने लोग कर रहे हैं उसके दुगने लोग जो है फार्मर्स हैं वो। अच्छा जी। और बर्तानिया में, ब्रिटेन में हर हफ्ते 1 किसान खुदकुशी करता है। ठीक है, वहाँ तो रेनफॉल भी ज़्यादा है और फिर उसके बावजूद। और इंडिया में, यहाँ पे हमारे मुल्क में, यहाँ पर जो है 1997 से 2005 तक के जो डेटा है वो ये बता रहा है कि हर 32 मिनट में 1 किसान ने खुदकुशी की। बहुत अफसोस की बात है, 32 मिनट में हर 32 मिनट में 1 किसान ने खुदकुशी की है। तो ये कई हज़ारों जो है। इसकी जो है मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसके अंदर ये है कि काश्तकार को जो है उसकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है और मनी लेंडर्स के जंगल में वो लोग फंसे हुए हैं। जी
वो मनी लेंडर्स जो उनको ज़राअत के लिए कर्ज देते हैं जी, तो वो कर्ज में वो अपना पहले ही सूद काट लेता है जी। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये दे रहा है तो 2-3,000 रुपये तो पहले ही काट लिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये करता है कि बीज वगैरह और जो है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स उसी के पास से खरीदे, और वो बहुत पुअर क्वालिटी के फालतू किस्म के देता है। जी जी। तो उससे उसकी फसल भी अच्छी नहीं आती और कीमत भी ज़्यादा लेता है। और तीसरी चीज़ ये बोलता है कि फसल ला के कटने के बाद इन्हीं के पास बेचे, तो इस तरीके से कम कीमत पे लेता है। तो काश्तकार हमेशा नुकसान में और डिसगस्टेड होकर जो है वो लोग खुदकशी कर रहे हैं। अगर ये क्रेडिट सिस्टम गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से जो है कायम करे और इसके अंदर जो है कुछ गवर्नमेंट आगे आकर जो है ये करे तो ये हो सकता है। और आजकल गवर्नमेंट शुरू कर चुकी है ये काम रिसेंटली। हर 32 मिनट में एक जो फार्मर है वो सुसाइड कर रहा है। इस पे एनडीए गवर्नमेंट हो या यूपीए गवर्नमेंट है, दोनों ने जो है बहुत ही वलवला उठाया, लेकिन फिर दोनों क्या किए हैं। सबसे पहले मैं उस्मान साहब से जानना चाहूँगा कि साहब ने तो एक वजह तो बता दी, आपकी नज़र में और क्या वजूहात है फार्मर सुसाइड? ये फार्मर सुसाइड से कई वजूहात आपने जैसे कही, इसमें एक कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो पैदावार में जो लागत आ रही है पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि कई है। और दूसरी बात यह है कि किसान समझता है कि बोरवेल खोदता है, और एक किसान ऐसे भी किसान मिलेंगे आपने जिसने कि किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 10। अब जब ये बोरवेल जब नाकाम हो जाते हैं तब ये लोग अपने पूरा सरमाया बोरवेल्स पे लगा चुके हैं, ये उम्मीद पर कि पानी मिलेगा, और जब पानी नहीं मिलता है तो वो एक दूसरी वजह है। और ये जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की, और ये जो कौन से किसान कर रहे हैं, आपने अभी राजस्थान की मिसाल ली, राजस्थान में एक किसान भी कोई खुदकशी नहीं कर, हालांकि सबसे ड्राई एरिया है, कम है रेनफॉल। जबकि विदर्भ रीजन जो महाराष्ट्र का है वहाँ पे सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकशी की। फिर आंध्रा का भी एरिया, ऐसे कोई स्टेट नहीं जहाँ किसान ने खुदकशी ना की हो, लेकिन महाराष्ट्र, आंध्रा ये स्टेट्स थोड़े आगे हैं। फिर इसके बाद कर्नाटका। यहाँ पर अगर हम एक बारीकी से देखें तो एक तो बोरवेल है जिसकी नाकामी है कि किसान पहले ये देखे कि जैसे मैं समझता हूँ बोरवेल ये सोच के चलें कि भाई ये हम बैंक की मानंद है, पहले पानी डिपॉजिट करें फिर उसमें से पानी निकालें। हर कोई जानता है, हर कोई ये सोचता है, ये शहरों में भी देखें तो हर आदमी देखता है कि सोचता है कि पानी मिल जाए, पहले इसको पानी जमा कराना है फिर उसके बाद उसमें से पानी लेना है। जमीन से सिर्फ पानी हमने जो कुछ था कई एरिया में हमने निकाल चुके हैं, जो अब मिलियंस ऑफ ईयर्स हमारे कई सालों से जो अजदा से जो पानी जमा था वो तो इस्तेमाल कर चुके। अब हमारा ये काम फर्ज बनता है पहले जमा करें फिर बैंक की तरह हम निकालें। अब जो मैं कह रहा था कि भाई विदर्भा का रीजन जहाँ पे कि फसल कपास की होती, जब ये कपास की फसल 10-20 साल पहले जो पुरानी वैरायटीज थी कभी किसी हमने खुदकशी नहीं, जब से नई वैरायटीज आई है, जब से नए एरियाज में ये किसान कपास उगा रहा है, उन एरियाज में ये और नई वैरायटीज का क्या लागत भी, कल्टीवेशन खास भी बढ़ गया और उस तरीके से उनको आमदनी नहीं हुई। दो तरफ से किसान मारा गया। इसकी आखिरी वजह जब ये बचने का रास्ता, आखिरी रास्ता यही है कि आदमी सुसाइड करे। तो ये जो नए बीज डाल करके इन्होंने जब कपास उगाई तो इसको लेकर के नुकसान ज्यादा, क्योंकि मौसम देखिए, मौसम कभी एक जैसा मौसम नहीं होता जी, हर साल मौसम तब्दील होते रहता है, बदलता है। और मौसम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम शुरू की है कि भाई वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, चाहे बरसात कम हो चाहे बरसात ज़्यादा हो या टेम्परेचर बढ़े या घटे, इसके मुताबिक एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है, उसके मुताबिक अब किसान को खुदकशी करने की जरूरत नहीं पेश आएगी जबकि वो इंश्योरेंस की बात है। जैसा अभी इस्माइल साहब ने फरमाया है साहब के यूएस और बरतानिया में भी जो है सुसाइड हो रहे थे, तो उसकी क्या वजूहत है आपकी नज़र में, क्या होगी? किसान का जो प्रोडक्शन कास्ट है जी। अब आप देखें टमाटर 5 रुपए किलो लेना चाहता है, हर कोई चाहता है कि 5 रुपए किलो में टमाटर मिल जाए, 10 रुपए, कोई ये नहीं चाहता कि भाई किसान को क्या मिल रहा है। जी जी, 50 रुपए अगर वो मिले, 50 रुपए तो पूरे हवा मर जाएगा। अगर प्याज की रेट बढ़ जाए तो हवा गवर्नमेंट गिर जाएगी जी जी। आलू का रेट गिर जाए बढ़ जाए तो गवर्नमेंट के गिरने के इम्कान। कि आदमी ये चाहता है कि सब चीज़ सस्ते में मिले, हालांकि किसान के बारे में ये सोचना जरूरी है कि भाई हम भी उसको अपने उसके मुताबिक, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है उससे दुगना दे दें ताकि वो भी हमारी तरह अच्छा रह सके। इस्माइल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे कि जनरल लोगों को क्या करना चाहिए, वो किस तरीके से किसान की मदद कर सकता है? गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन हमको कैसे कर रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्रोड्यूस में दे रही है जी। लेकिन ये जो क्रॉप्स हैं, कॉटन वगैरह, जिसके अंदर ज्यादा काश्तकार
चिल्लीज के काश्तकार हैं जी के, और दूसरे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं इसके जो काश्तकार हैं ये लोग ज़्यादा खुदकशी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक उनका बाईबैक वगैरह नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। ये जो ओनली फूड ग्रेन्स में है, ये जैसे कि पैडी है, वीट है, ये क्रॉप्स के अंदर जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे रही है, और काश्तकार को जो है उम्मीद है कि ये रेट पर मैं बेच सकता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो 19 से 20 फसलें तकरीबन फसलों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दी गई है। अब ये देखा जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अक्रॉस द कंट्री एक जैसी नहीं हो सकती, इसके लिए अलग अलग स्टेट्स अपनी तरफ से भी इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हर स्टेट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग होती है जी। इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इस स्कीम को थोड़ा एक्सेसिबल करना है, हर किसान तक पहुँचे। ये बड़े बड़े किसानों तक पहुँचती है, उसके बाद में आम किसान तक ये पहुँच नहीं पाती जी। रहमान साहब, उस्मान साहब ने बात बताई थी 5 रुपए किलो टमाटे की, तो अगर ये एक कॉमन शख्स को किस तरीके से किसान की मदद वो कर सकता है, आप क्या सोचते हैं, क्या करना? अगर मुकामी तौर पे NGOs ऐसे कायम किए जाएं कि जिसमें कुछ पढ़े लिखे लोग हमदर्दी के साथ, मुल्क और कौम की हमदर्दी के साथ, किसानों की भी हमदर्दी के साथ वो लोग बैठ के सोचेंगे क्या काम हम कर सकते हैं। यानी मसलन ये कि किसानों में बहुत सी चीज़ों की कमी होती है। पहले तो नॉलेज नहीं रहती कि कौन से मौसम में अगर ये लगाएंगे तो कब इसका प्राइस अच्छा आएगा, ये जहन में नहीं रहता। सब मिलके एक ही वक्त लगा देते हैं, नतीजा ये होता है कि जब काश्त का जो बेचने का पीरियड आता है तो ज़्यादा सप्लाई मार्केट में हो जाने से दाम गिर जाता है। तो अगर कुछ ऐसे NGOs यानी मुख्तलिफ देहाती लेवल पे, पंचायत लेवल पे ऑलरेडी बने हुए भी हैं, लेकिन वो काम बराबर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको खुद एक्सेलरेट करना, उनके अंदर एक ज़ियादतदारी पैदा करना एक बहुत अहम काम है कि किसानों को रहबरी करना कि वो किसका, और ख़ास तौर पे जो रिलीजियस थीम्स जो आ जाती हैं कि भाई GM जीन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर कोई पेश कर रहा है साइंटिस्ट, तो फौरी कहते हैं भाई हमारे को नहीं चाहिए। अगर वो उसके बगैर काम करना चाहे तो कॉटन ग्रो करना मुश्किल है कि भाई उसके अंदर इतने सुराख कर देंगे कीड़े कि वो कॉटन का दाम ही नहीं आएगा। ऐसे ही टमाटर में सुराख हो गया तो कौन खाएगा? बोरर्स को अवॉइड करने के लिए GM जीन की जरूरत है, बगैर उसके नहीं हो सकता। बैगन में अब GM जीन की जरूरत है कि उसके अंदर जो मॉडिफाइड जीन हो जिसके अंदर कीड़ा मारे ही नहीं। जी जी। तो एक बहुत अहम मुद्दा है ये कि जिसमें NGOs का बहुत रोल होना चाहिए। दोस्तों, वक्त की बहुत कमी है, मैं जल्द से जल्द अहम जो चीज़ें हैं, आप तीनों साहिबीन भी NGO की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के संजीदा हैं और काम भी करें। सबसे पहले इस्माइल साहब से मैं 1 मिनट लूँगा कि आप लोगों ने किस किस्म के काम शुरू किए हैं एग्रीकल्चर को लेकर या फार्मर्स को लेकर के, फिर रहमान साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। जी साहब। हमने ये देखा है कि काश्तकार जो है काफ़ी परेशान है, और ये जो मनी लेंडर्स से जो उनको नुकसान पहुंच रहा है, और वैसे खुदकशी के बहुत कम वाक़यात हुए थे वहाँ पर जहाँ ये NGO शुरू किए हैं, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि ये काश्तकार खुश रहे, तो हम उनको बिलासूदी खर्च देना शुरू किए। जी जी। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर के जो है हमने कुछ सरमाया जमा किया आपस में, और कुछ हम ख्याल लोगों से हमने लेकर जो है ये लोगों को बिलासूदी खर्च दिया, और जिसकी वजह से उनको ये हो गया कि कोई इंटरेस्ट में 2-3 हज़ार जो काटते थे वो नहीं जा रहे थे, और अपनी मर्जी से अच्छी वेराइटीज़ के जो है सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर क्वालिटी का खरीदना, और खुशहाली आ गई उनके अंदर, क्रॉप अच्छी आ गई। हम भी उनको टेक्निकल एडवाइस भी दे रहे हैं, और हम अच्छी क्वालिटी का सीड यूनिवर्सिटी से हो या रिसर्च स्टेशन वगैरह से वो ले जाकर उनको पहुंचा भी रहे थे। जी रहमान साहब, आप लोग जैसा काम कर रहे हैं, थोड़ा आप भी उस पर रोशनी डालें उस पर, फिर और दूसरे लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं इन काम में, वो भी बताइए। इसमें जुड़ने के लिए अपने अपने इलाकों का खुद सर्वे करें, खुद सोचें, उनके मसाइल पर बैठ के गौर करें, और ये काम संजीदा स्कॉलर्स का ही होना चाहिए। जी चुनाचे एक बात की जो कमी थी, हम जो दूसरा भी पहलू लेके चले थे कि ज़राअत की तालीम में ख़ास तौर पे बहुत से माइनॉरिटीज़ के लोगों की तवज्जो कम हो गई थी, तो हम ये चाह रहे थे कि भाई उनमें एक शऊर पैदा किया जाए। तो चुनाचे कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए हमने कोशिश की, और वो तेज़ाद उनको बढ़ाने की, ताकि वो जब पढ़ेंगे खुद जब जान जाएंगे भाई ज़राअत करने का तरीक़ा क्या है, तो वो अपनी ज़मीनों पे, अपनी काश की चीज़ों पे वो तवज्जो दे सकेंगे। तीसरा ये है कि जो इदारे जिनके पास ज़मीन है, पानी है, अगर वो इदारों को भी ये कहा जाए कि अपने उस ज़मीन अतराफ़ के माहौल में जो ज़मीन है उस पर आप किचन गार्डनिंग चलाइए। खुद शहरों में भी ये कोशिश होनी चाहिए कि छतों पर जो है तरकारियाँ उगाई जाएँ, उनके जो है गमले लगाए जाएँ। तो आप देखिए एक अहम तरीक़ा है जिससे हमको अपने को खुद ताज़ा वो मिलता है, बगैर किसी दवा के और मिलावट के तरकारियाँ मिलती हैं और चीज़ें मिलती हैं, और उसकी वजह से हम भी एक अपने तौर पे खुश होंगे।
तो तवज्जो एक दौर साहब एक 2-3 दहे पहले जो है हर मकान में एक छोटा सा बरामदा हुआ करता था, वहाँ पर हम फ्रूट्स की और मेथी खासकर उगाई करते थे, हैदराबाद में भी हम देखते थे। तो ये सब चीजें छूट गई है, तो इनको फिर से एक बार आप लोग जरूर होना चाहिए, कर भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं लोगों को, तो उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, किचन गार्डनिंग की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, घर में खुद जो हरे मसाले की चीज़ें लगाने की, पुदीना है, कोथिंबीर है, ये खुद वहीं पे उगाई जा सकती है आसानी के साथ। हरी मिर्ची है, बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। ऐसी भिंडी है और कद्दू है, तुरई है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से उगाई जा। और फल फलारी आप देखिए, जितने मकानात होते थे उनमें फल की दरख्त लगाए जाते थे, तो वो भी लगाए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे मोरिंगा या ये कि वो क्या कहते हैं फली ड्रमस्टिक जो है ना, वो लगाए जाए ताकि उसके भी जो है फायदे उठाए जा सकते हैं। जी उस्मान साहब, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे मजीद कि क्या कुछ किया जा सकता है? हर आदमी का एक फरीजा बनता है जो कि किसान की तरफ अपना हाथ बढ़ाए। जी ये सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ आप ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी, CSR के तहत भी बहुत सी इंडस्ट्रीज सामने आ रही हैं, जिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये काम अंजाम दिया जाए। मैं ये चाहूँगा कि इसको रिलीजियस टिंज ना दिया जाए, इसको हर आदमी का एक फरीजा समझकर, क्योंकि कोई भी दरख्त लगाता है या कोई चीज़ उगाता है तो माहौल भी बदलता है, खाने के लिए भी सही तरकारी है, सही ग़िज़ा मिलती है, और हर एक को इसका योगदान चाहिए। इसमें ये गवर्नमेंट के भरोसे पर ही नामुनासिर है। हर चीज़ हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं। जैसा कि पता है कि अंडर डेवलप्ड हमारे कंट्री है, तो हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ना नहीं है। जैसा साहब लोगों ने एक अच्छा काम शुरू किया है कि बिना सूदी लोन से लोग दे रहे हैं, बड़ी तादाद में नहीं लेकिन कम ही लोगों को शायद वो दे रहे हैं, लेकिन ये फिर चेंज हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ती जाएगी और आपको हमको भी इन चीज़ों में उतरना ज़रूरी है। अब मुझ पर वाजिब है कि हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करता चलो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप लोगों को हम फ्यूचर में भी तकलीफ देते रहेंगे, वक्तन फ़क्तन जैसा भी एग्रीकल्चर को लेकर के आप कुछ नए काम करते हो या कोई चीज़, उस्मान साहब भी हमारे साथ रहेंगे, जो पॉलिसीज़ नई आई हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले पीर को एक नए उन्वान पर नज़रियात में फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।